स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने जाग तुझको दूर जाना कविता का भावार्थ, उसकी व्याख्या पढ़ी। आज इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को ले रहे हैं। ये प्रश्न आप लोग प्रश्न और उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे। पहला प्रश्न है, जाग तुझको दूर जाना कविता में कवयित्री किन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है। कवयित्री देश की स्वाधीनता के लिए नवयुवकों को मृत्यु से भयभीत न होने तथा मोह माया के आकर्षणों से स्वयं को बचाते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में कर्तव्य का बोध होना आवश्यक है। चाहे हिमालय पर्वत कांपने लगे या प्रलय का भीषण वर्षा होने लगे, चाहे अंधकार आलोक को पूर्णतः मिटा दे या फिर बिजली की चमक के साथ भयानक तूफान ही क्यों न आ जाए, विपरीत परिस्थितियों को चुनौती के रूप में स्वीकार करने से उत्साह बढ़ जाता है। अतः कवयित्री विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने को उत्साहित कर रही है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब विपरीत परिस्थितियां जीवन में आती है उसमें व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है और निराश हो जाता है, लक्ष्य से भटक जाता है। और इन्हीं विपरीत परिस्थितियों को यदि व्यक्ति चुनौती के रूप में स्वीकार करने लग जाए तो निश्चय ही वह सफलता प्राप्त कर लेता है। दूसरा प्रश्न है, मोम के बंधन और तितलियों के पर का प्रयोग कवयित्री ने किस संदर्भ में किया है और क्यों। मोम के बंधन का शाब्दिक अर्थ है कोमल बंधन। व्यक्ति मोह के कारण बंधा हुआ रहता है। जिनको वह बहुत चाहता है उनसे दूर जाना, उन्हें दुखी देखना व्यक्ति को कष्टदायी लगता है। माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, निकट संबंध वाले व्यक्ति मोह के कारण ही हैं। ये बंधन सांसारिक हैं। इन बंधनों को तोड़ना अत्यंत मुश्किल होता है। तितलियों के पर का अर्थ आकर्षण से है। तितलियां अत्यंत सुंदर होती है और ये सभी को आकर्षित करती है। यहाँ तितलियां प्रेमिकाओं को कहा गया है। इनके बंधन में और आकर्षण में उलझकर व्यक्ति अपने कर्तव्य से भटक जाता है। कवयित्री ने देशवासियों को उद्बोधित किया है कि ये मोह माया के जाल व आकर्षण नश्वर हैं, नष्ट होने वाले हैं। इनमें न उलझकर अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। स्वाधीनता हमारा परम लक्ष्य है, इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। यहाँ प्रेरित करने व लक्ष्य का स्मरण दिलाने के लिए मोम के बंधन व तितलियों के पर का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, निश्चय ही इसे ही कहा गया है कि मोह माया के बंधन और आकर्षण में उलझकर के व्यक्ति अपने लक्ष्य से बिछुड़ जाता है। तो ऐसे में हमें इन बंधनों में नहीं उलझना है और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना है। इसी तरह से आपका जो तीसरा प्रश्न है, कवयित्री किस मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होने के लिए जागृति का संदेश दे रही है। कवयित्री ने संसार के सभी आकर्षणों को बंधन युक्त बताया है। सगे संबंधी, प्रेमिका या सुंदरियों का आकर्षण, धन, वैभव, भोग विलासपूर्ण जीवन ऐसे बंधन है कि दृढ़ निश्चय व्यक्ति भी कई बार इन बंधनों में बंध जाता है। सत्य है, ऐसे बंधन, इनमें जिनका विश्वास अटूट होता है, ऐसे व्यक्ति भी कई बार उलझ जाते हैं जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाता है। त्याग और बलिदान के पथ पर वही अग्रसर हो सकता है जिसने इन सभी बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लिया है। कवयित्री ने प्रेरणा दी है कि सभी बंधनों को त्याग कर स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने पर ही हमें आजादी मिल सकेगी। तो मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होने के लिए यहाँ जागृति का संदेश दिया है। चौथा प्रश्न जो है वह है, कविता में अमरता सूत्र का संबोधन किसके लिए आया है और क्यों। कवयित्री ने भारतवासियों को अमरता सूत्र कहा है। भारतीय संस्कृति मानव आत्मा को अमर मानती है। आत्मा अमर है, जिसका अंत नहीं होता है, केवल शरीर मिटता है क्योंकि यह नश्वर है। जिस प्रकार से हम अपने पुराने कपड़े त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा एक शरीर छोड़कर के दूसरा शरीर धारण करती है। देशभक्तों व वीरों के आलस्य व प्रमाद और आंखों में नींद देखकर कवयित्री को लगा कि देशभक्तों को मृत्यु का भय है। अतः प्रेरणा देती हुई कहती है कि मृत्यु का भय मिटाना है, क्योंकि आत्मा तो अमर है, वह मिट नहीं सकती, बस केवल शरीर बदलता रहता है। इसलिए तुम अमरता सूत हो, और इसीलिए अमरता सूत का संबोधन यहाँ भारतवासियों के लिए किया गया है। चौथा प्रश्न जो है, इसमें कविता की मूल संवेदना को स्पष्ट करना है। छायावादी कवयित्री महादेव वर्मा
का युग स्वतंत्रता संग्राम का युग रहा। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ रहे थे, उनके दमन चक्र के सामने भारतीय स्वयं को असहाय अनुभव कर रहे थे। कवयित्री ने यह देखा कि देशभक्त उदासी में है और स्वाधीनता प्राप्ति के लक्ष्य से भटक रहे हैं। तब उन्हें प्रेरित करती हुई वह कविता लिखती है। देशभक्तों को इस गीत में देश की बलिदानी परंपरा का ज्ञान कराया है। मोह माया और विभिन्न प्रकार के आकर्षणों में न पढ़कर देश की आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी है। दीपक और पतंगे का उदाहरण देकर बताया है कि दीपक की अमरता के लिए पतंगे कीट अपनी आहुति दे देते हैं और चल चल करके दीपक के पास आ जाते हैं बलिदान होने के लिए। दीपक की अमरता के लिए पतंगे अपनी आहुति दे देते हैं, उसी प्रकार भारत हमारा दीपक है और हम सब पतंगे हैं। इसकी स्वाधीनता के लिए हमारा बलिदान सार्थक रहेगा। देशभक्ति की भावना जगाना और निराशा में आशा का संचार करना ही इस गीत की मूल संवेदना है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ। इसके बाद में छठा प्रश्न आता है आपका, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कवयित्री ने स्वाभिमानपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी है। कवयित्री कहती है कि अपमानपूर्ण जीवन जीना कायरता की निशानी है। उन आंखों में पानी अच्छा नहीं लगता जो डरकर अन्याय सहते हैं। जो कायर लोग होते हैं उनकी आंखों में कभी पानी शोभा नहीं देता। जिनके हृदय में प्रतिशोध की भावना है, जिनके हृदय में वीरता का भाव है, अन्याय का विरोध करने की शक्ति है, उन्हीं आंखों में पानी शोभा देता है। देश की आजादी के संदर्भ में कवयित्री वीरता से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और इस पंक्ति का यहां उल्लेख करती है। अगला प्रश्न है, कविता के कला पक्ष पर प्रकाश डालें। स्टूडेंट्स, काव्य के दो पक्ष होते हैं, एक होता है कला पक्ष और दूसरा होता है भाव पक्ष। कला पक्ष में हम व्याख्या समझते हैं, उसका भावार्थ समझते हैं। कला पक्ष में हम केवल और केवल व्याख्या करते हैं, भावार्थ समझते हैं। लेकिन भाव पक्ष में कविता की भाषा शैली, उसमें अलंकार, रस, पदों की सुंदरता, प्रतीक योजना को शामिल किया जाता है। प्रस्तुत कविता जाग तुझको दूर जाना भाव पक्ष से पूर्ण कविता है। कविता में आए पद विश्व का क्रंदन, सारे संसार के दुख का प्रतीक है। जलती कहानी हार से उत्पन्न निराशा की प्रतीक है। मधुप की गुनगुन औस दल गीले आकर्षण के प्रतीक हैं। हिमालय का कंपन, तिमिर की घोर छाया कठिनाइयों के प्रतीक हैं। पूरी कविता में कहीं कहीं प्रश्नात्मक शैली को अपनाया गया है और इन पदों को, इस कविता को गाया जा सकता है, इसलिए कविता गयात्मक है। भाषा खड़ी बोली है और संस्कृत निष्ठ है। तो इस प्रकार से हमने आज 7 प्रश्न इस कविता के किए हैं। आप इन 7 प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे, प्रश्न भी लिखेंगे और उत्तर भी लिखेंगे। इसके साथ साथ जो मैंने आपको व्याख्या भेजी है, उस व्याख्या को या तो आप PDF को प्रिंट करवा लेंगे या फिर आप उस व्याख्या को कॉपी में नोट करेंगे। इसके साथ ही आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें से कुछ प्रश्न और बनते हैं, जो बड़े प्रश्न हैं वो आपको और भेज दिए जाएंगे।